नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 13 है। यह एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 13 है। आप लोग को स्क्रीन पर आप लोग हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे जुड़ जाइए। जो भी लोग डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि कंप्लीट पीजीटी और टीजीटी की तैयारी हमारे चैनल हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पे हो रही है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। यह 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं और ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। 6 to 12 कंप्लीट को नोट्स और पीपीटी और 2500 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगा। सिर्फ 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स आप लोग को ज्वाइन करना होगा। अगर आप लोग केवल नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 799 रुपए का आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज का कोर्स है, ये आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। उपनिवेशवाद और देहात, यह आपका चैप्टर का नाम है और टेस्ट सीरीज संख्या 13 ठीक है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय उपनिवेशवाद और देहात, यह आपका चैप्टर का नाम है, इसके नाम से टेस्ट सीरीज है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न संख्या 1 है। पहला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण थे? अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के क्या कारण थे? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस्तमरारी बंदोबस्त को हम अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं इसे, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, जागीरदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा जो इस्तमरारी बंदोबस्त था, इसको लागू करने के क्या कारण थे? बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी तथा खेती की पैदावार निरंतर घट रही थी, इसलिए यह आपका सही है कारण। इस व्यवस्था द्वारा राजस्व मांग की दरों को अस्थायी करना था, यह भी सही है। अंग्रेजों का मानना था कि इस व्यवस्था के से एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होगा जिसके पास कृषि में निवेश करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे, मतलब जमींदार वर्ग। तो देखिए, 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कारण इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो 1 2 3 तीनों, ठीक है। 1 2 3 विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, अंग्रेजों द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के लिए उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार हैं। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल विजय के समय उत्पन्न हुई थी। देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, एक ही नाम है इसका। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी और बार बार अकाल करने लगे। देखिए, 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में और बंगाल की लगभग 1/3 आबादी साफ हो गई थी। इतना भयंकर भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। अंग्रेजों ने कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त का चुनाव किया। इसके अनुसार यदि सरकार राजस्व की मांग अस्थायी रूप से निर्धारित कर दे तो कंपनी को नियमित राजस्व मिलेगा और जमींदार भी अपने पूंजी निवेश से लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि लाभ में कंपनी की भागीदारी नहीं थी। अधिकारियों को यह भी आशा थी कि इस व्यवस्था से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, ये क्रम थोड़ा सा न जाने क्या दिक्कत है, गलत हो जा रहा है क्रम पर, इसलिए मैं कह रहा हूं क्रम पर ध्यान मत दीजिएगा। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से है? सूर्यास्त नियम का संबंध किस भूमि व्यवस्था से है? तो सूर्यास्त नियम जो है, सूर्यास्त का सिद्धांत या सूर्यास्त नियम, यह व्यवस्था किस भूमि व्यवस्था से है? तो इस्तमरारी बंदोबस्त से है, ठीक है। इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, इसका एक ही नाम है, तो इससे संबंधित है सूर्यास्त का नियम। दरअसल बात यह है कि जमींदार जो लगान वसूल करते थे किसानों से जो भी जमींदार लगान वसूल करते थे, अगर उस लगान को जमींदार सूर्योदय से पहले, मतलब सूर्यास्त के पहले अगर जमींदार उस लगान को अंग्रेजी सरकार के पास नहीं पहुंचाता था
तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। यही है सूर्यास्त का नियम, ठीक है। इसीलिए इस सूर्यास्त के सिद्धांत के तहत बहुत सारे जमींदारों की जमींदारी छीन ली गई और बाद में वह भी लोग विद्रोही बन गए। तो सूर्यास्त का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से संबंधित है? तो इस्तेमरारी से। विकल्प एक जो है सही है आपका। तो उपयुक्त में से केवल एक इस्तेमरारी या स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है सूर्यास्त का नियम। देखिए, सूर्यास्त नियम का संबंध इस्तेमरारी बंदोबस्त से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी क्या हो जाती थी? नीलाम हो जाती थी और बाकी जमींदारों को मिल जाती थी। यही है सूर्यास्त का नियम। और मैं आपको बता दूं, यह बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, 100%। इसे ध्यान में रखिएगा, सूर्यास्त का नियम, ठीक है। परीक्षा में आने की संभावना बन सकती है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, 3 है, देखिए, इसलिए मैं इसको क्रम पे ध्यान नहीं मत दो यार, बात खत्म करो। प्रश्न है, समझो। सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? पटना से, गुजरात से, पूना से या अहमदाबाद से? तो सूपा विद्रोह जो था हुआ था, यह पूना से हुआ था। सूपा, ऊ की मात्रा इसमें भी लगी है, ऊ की मात्रा इसमें भी लगी है। तो सूपा विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? पूना से शुरुआत हुई थी। इसका नाम अब क्या है? अब इसे पुणे कहा जाता है, ठीक है। सूपा आंदोलन की शुरुआत पूना, आधुनिक पुणे जिले से हुई थी और सूपा एक विपणन केंद्र या मंडी था। सूपा क्या था? एक मंडी हुआ करता था, व्यापारियों की मंडी थी, व्यापारी और साहूकार वहां पर होते थे, ठीक है, जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। और 12 मई 1875 को यहाँ आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत, मतलब किसान, इकट्ठा हो गए वही सूपा में, ठीक है। बहुत सारे ग्रामीण इलाके के जो किसान थे वह इकट्ठा हो गए थे। कब? 1875 में। और साहूकारों की बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और उनके घरों को भी आग लगा दी थी। भयंकर विद्रोह हुआ था। और यह भाई, यह काम क्यों कर रहे थे किसान? दरअसल किसान इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो साहूकार थे, जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे? इन लोगों की जमीन हड़प लेते थे, थोड़ा सा कोई ब्याज पे पैसा देते थे, उसके बाद वह अपना बेईमानी से पैसे को बढ़ाते जाते थे, ब्याज देते जाते थे, ठीक है। इसीलिए उनके बही खाते जला दिए किसानों ने और अनाज की दुकानें लूट ली और उनके घरों में भी आग लगा दिया। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया और 30 से अधिक गांव इससे प्रभावित हुए थे। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने तक स्थापित कर दिया कि विद्रोही गांवों के किसानों में पुलिस थाने ही बना दो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई? मैनचेस्टर, ये आपका ना, यह आपका इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। दरअसल इंग्लैंड में मैनचेस्टर जो है, इंग्लैंड में यह सूती कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात है। तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1851, 1858, 1862 या 1859 को? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में हुई थी, ठीक है। डी जो है आपका सही है। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई, जिसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। भाई, कपास की पैदावार होगी तभी तो सूती वस्त्र उद्योग चलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत को एक ऐसा देश के रूप में देखा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दिशा में लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। अब देखिए, अमेरिका जो है 1876 में क्या हुआ? 1876, 1776, शायद 1776 में अमेरिका क्या हुआ? स्वतंत्र हो गया, इंग्लैंड से उपनिवेश खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ? अब ये जो इंग्लैंड है, ये सूती वस्तु उद्योग के कच्चे माल के लिए भारत पर आश्रित हो गया, ठीक है। तो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की दिशा में लंकाशायर और मैनचेस्टर के क्या थे? ये सूती वस्त्र उद्योग वाले केंद्र थे इंग्लैंड में। लंकाशायर को कपास की आपूर्ति कर सकता था। इन दोनों शहरों का नाम ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर और लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस थे। जिस तरह से भारत में कानपुर है, अहमदाबाद है, वैसे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित परिसीमन कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1859 में अंग्रेजों द्वारा पारित
परसिमन कानून। ये तो पता चल गया कि परसिमन कानून को पास हुआ था, परसिमन कानून 1859 में। ठीक है, तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र को केवल 3 वर्षों की मान्यता प्रदान की गई। ये रैयत का मतलब किसान होता है, ध्यान रखिएगा। 1859 में कानून बना था, परसिमन कानून 1859 में। दरअसल यह कानून भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही अंग्रेजी सरकारों ने बनाया था। इसमें यही था कि जो ग्रामीण इलाकों के किसान हैं वह ऋणदाताओं से, मतलब सेठों से, साहूकारों से ऋण लेते हैं और फिर उस बाद क्या हो जाते हैं, ऋण के चंगुल में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गंवा देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कानून बनाया था कि ऋणदाता और रैयत के बीच जो हस्ताक्षरित ऋण पत्र के समझौते होंगे वो 3 वर्ष के लिए ही मान्यता होगी। मतलब 3 वर्ष के अंदर जो ऋणदाता है वो रैयतों से अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। ठीक है, लेकिन इसका कोई फायदा विशेष नहीं हुआ, क्योंकि वह क्या करते थे, वह उसे रिन्यू कर देते थे। 3 साल से पहले ही जो ऋणदाता होते थे, जो साहूकार होते थे, वह किसानों से हस्ताक्षर करवा लेते थे और फिर उसे रिन्यू कर देते थे। तो यह आपका विकल्प एक जो है आपका सही है। इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को सिंचित होने से रोकना था। ये जो आपका परसिमन कानून था, इसका उद्देश्य क्या था, बहुत समय तक ब्याज को सिंचित होने से रोकना था। जैसे कोई भी किसान है 10 साल तक अगर नहीं ले दे पाएगा तो धीरे धीरे उसका ब्याज और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए अंग्रेजों ने 3 साल का नियम बनाया था कि 3 साल के अंदर सारा ऋण दफा होना, पूरी तरह से बेबाक हो जाना चाहिए हर तरह से। ठीक है, मतलब ऋण केवल 3 ही साल के लिए रहेगा। तो दोनों बातें सही है, 1 और 2 दोनों सही है, विकल्प सी। देखिए, रैयतों द्वारा, व्याख्या देख लीजिएगा, रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायतों के कारण 1859 में अंग्रेजों द्वारा परसिमन कानून बनाया गया। ये बार बार धोखाधड़ी की शिकायत मिल रही थी, रैयतों द्वारा ऋणदाताओं की धोखाधड़ी की शिकायत मिल रही थी, इसलिए 1859 में परसिमन कानून बना। इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। इसका उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को अपने पक्ष में कर लिया और रैयतों से हर तीसरे वर्ष एक नया बंद पत्र भरवाने लगे। जैसे ये होता है ना, जैसे कि प्राइवेट कंपनियों में कई जगह होता है कि यह माना जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी अगर कोई प्राइवेट कंपनी में अगर लंबे समय तक काम करता है तो उसे अस्थायी करना पड़ता है उस कंपनी को। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां भी क्या करती हैं, अगर कोई अच्छा कर्मचारी काम कर रहा है तो उसे 4 साल पे, 5 साल पे उसको क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे और फिर से रीज्वाइन कराएंगे। ठीक है, उसे निकालकर फिर से रीज्वाइन करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से वह अपने अस्थायित्व का दावा भी नहीं कर सकता है। तो वैसा ही स्थिति था कि 3 साल के अंदर ये था कि भाई अपना ये रहेगा कि मतलब कि ये जो ऋण वाला नियम है 3 वर्षों के लिए मान्यता प्रदान की गई, तो 3 वर्ष से पहले ही फिर उसे रिन्यू कर देते थे वो लोग। ठीक है, यही है। अगला प्रश्न देखिएगा, इस्तेमारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह व्यवस्था कार्नवालिस के समय में बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई। इस्तेमारी बंदोबस्त मतलब अस्थायी बंदोबस्त। यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में। ठीक है, यह तो आपका सही है। दूसरा देखिएगा, इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी द्वारा प्रदान किया जाता था। मतलब जो जितनी ऊंची बोली लगाता था उसको जमींदारी मिल जाती थी। तो यह भी सही है। जमींदारों को भूमि के अस्थायी अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए 1 और 2 जो है आपका सही है, लेकिन 3 जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, 1 भी सही है और 2 भी सही है, 3 नहीं सही है। तो कौन सा कथन सही है, 1 और 2, मतलब विकल्प ए। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, इस्तेमारी बंदोबस्त 1973 में, देखिए 1973 लिखा है, 1793 होगा यार, 1793 में बंगाल व आसपास के क्षेत्रों में लागू हुआ। उस समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। अतः कथन 1 जो है सही है। राजस्व एकत्र करने का अधिकार नीलामी व्यवस्था के तहत दिया जाता था। जो अधिक ऊंची बोली लगाता था उसे ही राजस्व एकत्र करने का अधिकार दे दिया गया। अतः कथन 2 सही है। कंपनी समस्त संपदा पर कुल राजस्व का निर्धारण करती थी। उसके बाद जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से कितनी राशि एकत्र करनी है। जमींदार अब गांव की जमीन का स्थायी स्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का समाहर्ता, मतलब संग्राहक बन गया था, कोई अस्थायी स्वामी नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इस्तेमारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब ये जो अस्थायी बंदोबस्त है यह क्यों असफल हुआ, इसके पीछे क्या कारण क्या है। उच्च राजस्व मांग, बिल्कुल। देखिए जमींदार जो थे
वह 1/11 भाग जमींदार लेते थे और 10/11 भाग कौन लेता था? अंग्रेज लेते थे। तो जमींदार जो है अधिक से अधिक ऊंचा ऊंचा राजस्व की मांग करते थे, मतलब कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे, राजस्व बहुत ज्यादा लेते थे जमींदार, ठीक है। अंग्रेजों को अपना जो निर्धारित रकम था उससे ही बस मतलब था, ठीक है। तो उच्च राजस्व मांग, फिर असमान राजस्व निर्धारण, ठीक है। जमींदारों को सीमित अधिकार, जमींदारों को सीमित अधिकार भी था, वह कुछ सुधार भी करना चाहते थे। अगर कुछ जमींदार होते थे जो सुधार के पक्ष में थे तो सुधार भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। जमींदारों को की किसानों के प्रति सहानुभूति, तो देखिए 1, 2, 3 तो सही है। इस्तेमारी बंदोबस्त की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से 1 और 2 आपका सही है, 3 भी आपका सही है, लेकिन 4 आपका सही नहीं है। जमींदारों की किसानों के प्रति सहानुभूति, देखिए किसी भी जमींदार की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। जिस तरह से अंग्रेज लूटा करते थे उसी तरह से जमींदार भी लूटा करते थे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 विकल्प सी। कंपनी ने राजस्व की दरों को ऊंचे स्तर पर रखा था। इसके लिए दलील दी गई कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी, जमींदारों का बोझ कम होता जाएगा। अतः कथन 1 आपका सही है। राजस्व निर्धारण असमान था। अच्छी फसल हो या खराब, राजस्व की निर्धारण राशि एक निश्चित समय में दी जाएगी। अब देखिए इसमें जमींदारी व्यवस्था में क्या था, स्थायी बंदोबस्त में क्या था, राजस्व की दर नियत रहती थी, मतलब फसल अच्छा हो खराब हो, अकाल पड़े सूखा पड़े, एक निर्धारित रकम देने के लिए किसान भी बाध्य था और जमींदार भी बाध्य था। और जमींदार को क्या जरूरत है भाई, जमींदार तो क्या बोलते हैं किसानों का गला दबाकर ही उसे लेना था, वह उसके लिए कोई बात तो थी नहीं। अगर एक निश्चित राशि समय में दी जाएगी और राजस्व न चुकाया गया तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, फिर दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था जमींदारी, ठीक है। कंपनी जमींदार को अपने अधीन रखना चाहती थी, इसलिए उन्हें सीमित अधिकार प्रदान किए। इसके लिए जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। पहले जमींदारों के पास अपनी सैन्य टुकड़ी होती थी, ठीक है, तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया और जमींदारों से न्याय और स्थानीय पुलिस व्यवस्था की शक्ति को समाप्त करके कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। पहली बार कॉर्नवालिस ने कलेक्टर जैसा पद का सृजन किया था, ठीक है। और जमींदारों की जो पुलिस व्यवस्था वाली अधिकार थी, न्याय करने का अधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। जमींदार वर्ग की किसानों से सहानुभूति के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं और किसी प्रकार का कोई सहानुभूति नहीं था जमींदारों का किसानों से, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता है? अमला क्या है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो अमला जो होता था जमींदार का अधिकारी, जमींदार के अंदर एक अधिकारी होता था अमला, ठीक है, या जमींदार का सहायक अधिकारी था अमला, ठीक है। अमला जमींदार का अधिकारी होता था। अमला जमींदार का अधिकारी होता था जो राजस्व एकत्र करता था। अमला क्या करता था? राजस्व एकत्र करता था। जमींदार ने उसको रखा हुआ था अमला नाम के अधिकारी को, जो राजस्व एकत्र करने का काम करता था। प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जोतदार कौन होता था? देखिए गांव में जो सबसे बड़ा किसान होता था, गांव में जो बड़े बड़े किसान होते थे जिनके पास बहुत बड़ा, समझिए ज्यादा खेती होती थी उनके पास, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था। ये जमींदार नहीं होते थे। जमींदार तो 15, 20, 50, 100 गांव का मालिक होता था जमींदार, उसकी बात नहीं है। यह गांव में एक जो सबसे ज्यादा खेती होती थी उसे जोतदार कहा जाता था, ठीक है, जो धनी किसान होते थे। जोतदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह धनी किसानों का वर्ग था। यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। तो देखिए यह धनी किसानों का वर्ग था, मतलब गांव में एक ऐसा वर्ग जो धनी किसान होते थे जिनके पास ज्यादा खेत होता था, जमीन होता थी, ठीक है। तो धनी किसानों का वर्ग जोतदार कहा जाता था, ठीक है। यह जमींदारों की राजस्व वसूलने में सहायता करता था। तो बिल्कुल ये राजस्व वसूलने में सहायता बिल्कुल नहीं करता था भैया, बिल्कुल नहीं करता था, बल्कि इसका विरोध किया करता था यह, ठीक है। इसका विरोध किया करता था क्योंकि उसको भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये जो जोतदार होता था वो गांव के बाकी लोगों को मिलकर वह इसका विरोध किया करता था जमींदारों से, ठीक है। जमींदार भी वसूलते थे तो गांव के बाकी लोगों से भी वसूलते थे और जोतदार से भी वसूलते थे, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? तो विकल्प ए आपका सही है। देखिए बंगाल में धनी किसानों को जोतदार कहा जाता था। वे लोग बड़े बड़े रकबे पर फैले होते थे। उनका स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण होता था। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण होता था। जोतदार जमींदारों की शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली वर्ग था। ये गांव में ही रहते थे जिसके कारण ग्रामवासियों पर इनका सीधा प्रभाव था, ठीक है। ये लोग जमींदारों द्वारा गांव का लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का प्रतिरोध करते थे। अगर जमींदारों द्वारा गांव का लगान बढ़ाया जाता था तो इसका प्रतिरोध भी यह लोग किया करते थे।
अगला प्रश्न संख्या देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमको लग रहा है 10 या 11 प्रश्न हो गए, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्रम में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा, पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहाड़िया जनजाति कौन सी थी? देखिए, पहाड़िया जनजाति जो होती थी ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करती थी। झारखंड वाला या छोटा नागपुर का क्षेत्र देख रहे हैं ना, यही राजमहल वाला इलाका है। तो ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करती थी पहाड़िया जनजाति। ये झूम खेती करते थे, और ये पहाड़िया जनजाति वाले क्या करते थे? झूम खेती करते थे। ठीक है, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। ये तो आपका सही है कि ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे पहाड़िया जनजाति, ये झूम खेती करते थे, यह भी सही है। इसे ये आपको पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। देखिए, पहाड़िया जनजाति जो थी ना, बहुत ही उग्र टाइप की जनजाति थी। ठीक है, और अगर इस जनजाति के इस जनजाति के रास्ते अगर सही तरीके से व्यापार करना था तो इस पहाड़िया जनजाति को टैक्स देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, तभी कोई व्यापारी या जमींदार उन्हें व्यापार सुरक्षित रूप से कर पाता था। अगर कर देता था पहाड़िया जनजाति को, तभी पहाड़िया जनजाति यह गारंटी लेती थी कि कोई भी जमींदार व्यापारी को हानि नहीं पहुंचेगी, वह आराम से सड़क पर आ जा सकता है और व्यापार कर सकता है। ठीक है, मतलब ये सुरक्षा की गारंटी लेते थे जमींदार और व्यापारियों से कर लेकर। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प डी। पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे, ये झूम खेती करते थे। झूम खेती का मतलब जानते ही होंगे, मतलब जंगल के कुछ भागों को जलाकर वहां पर खेती करना। ठीक है, फिर वहां पर कुछ साल 2 साल 3 साल 4 साल खेती करना, जैसे ही वहां की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई फिर दूसरे जगह को जंगल को जलाकर वहां खेती करना, यही इनका काम था। ठीक है, ये झूम खेती करते थे। ये लोग बेचने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। इसके अतिरिक्त रेशम के खोया, राल और काठ कोयला बनाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनके मुखिया अपने समूह में एकता बनाए रखते थे और आपसी झगड़ों को निपटाते थे। मैदानों में रहने वाले जमींदार अपने तंत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और व्यापारी उनके इलाके में सुरक्षित आवागमन के लिए पथकर नियमित रूप से देते थे। पथकर, ठीक है, व्यापारी क्या देते थे? पथकर देते थे सड़क पर जाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो लूट लेते थे, मार देते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, अंग्रेजों ने राजमहल पहाड़ी में अंग्रेजों ने किसको बसाया था? संथालों को बसाया था। तो अंग्रेजों ने संथालों को क्यों राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाया था? इसके पीछे का कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भाई, अंग्रेजों को क्या जरूरत थी कि संथालों को राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में बसाया, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में बसाया? क्या जरूरत थी? ठीक है, तो देखिए, ये लोग झूम खेती कर प्रयोग करके जंगल साफ करते थे, तो बिल्कुल यह सबसे बड़ा कारण था। अंग्रेजों ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वह राजमहल पहाड़ी पर बसाएं। ठीक है, क्योंकि ये झूम खेती करके जंगल को साफ करते थे। ठीक है, मतलब कृषि योग्य बनाते थे। आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, तो आरंभ में बिल्कुल संथालों को बसने का जगह ब्रिटिश सरकार ने दिया था राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, उनको खेती करने दिया। इसके पीछे रीजन यही था कि झूम खेती करके वो जंगल साफ तो कर रहे हैं। ठीक है, और संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति पूरी तरह से वफादार थे। तो कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों बातें सही हैं, विकल्प सी। जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण नहीं कर पाई, देखिए, पहाड़िया जनजाति से विरोध के कारण ही संथालों को राजमहल की पहाड़ी पर बसाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार पहाड़िया जनजाति को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाई तो राजमहल पहाड़ी के आसपास के जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाने के लिए संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया। ठीक है, ये लोग हल का प्रयोग करके, कौन? संथाल लोग, ये लोग हल का प्रयोग करके पहाड़ी भूमि को पूरी ताकत लगाकर खेती योग्य बनाते थे। ठीक है, शुरू में संथाल खानाबदोश जीवन जीते थे, परंतु जब वे एक जगह पर बस गए तो वे कई तरह की वाणिज्यिक खेती करने लगे। बताइए, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, पहाड़िया जनजाति से निपटने के लिए संथालों को राजमहल की पहाड़ी में बसाया। इसके पीछे रीजन ये था कि पहाड़िया जनजाति से निपट लेंगे अच्छी तरह से, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे, और दूसरी जो जंगली भूमि है वो खेती योग्य बन जाएगी। ये सब लोग उसे खेती योग्य बना देंगे हल से जोतकर बढ़िया से। ठीक है, तो यह लोग अपने स्वार्थ में, मतलब अंग्रेजों ने संथालों को बसाया था। तो हालांकि संथाल जो थे खानाबदोश रहते थे, इधर उधर घुमा करते थे, एक जगह तो बसते नहीं थे। ठीक है, तो शुरू में बस गए। ठीक है, और उसके बाद जब बस गए खेती करने लगे तो वह वाणिज्यिक खेती करने लगे, मतलब पैसे वाली खेती करने लगे। कपास, नील,
ये सब उगाने लगे, गन्ना की खेती करने लगे, ठीक है। और व्यापारियों और साहूकारों के साथ लेन देन भी करने लगे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने उनका उपयोग केवल जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया था, ठीक है। और जब वो जमीन से पैसा कमाने लगे तो उसके बाद विरोध शुरू हो गया। तो उनको दी गई जमीन पर शुरू के 10 वर्षों में 10वें भाग को साफ करके खेती करना आवश्यक था। मतलब अगर कोई 10 एकड़ जमीन लिया है कोई संथाल, ठीक है, खेती कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी होती थी कि हर साल 1 एकड़ भूमि को तुम खेती योग्य बनाओ, ठीक है, जोत कर काट कर। प्रश्न 11 देखिएगा, दामिन एकोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दामिन एकोह जो है, जहां संथाल बसा करते थे, रहते थे, उसे दामन एकोह कहा जाता है, मतलब संथाल परगना, विकल्प बी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा संथालों को जमीन देकर राजमहल पहाड़ी की तलहटी में बसने के लिए तैयार किया गया था। जमीन के बड़े भाग को दामन एकोह कहा जाता है। दामन एकोह का वह इलाका, राजमहल का इलाका जहां संथाल रहते थे, ठीक है, इसे संथाल परगना के रूप में सीमांकित किया गया है। इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया। इन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करनी थी, ठीक है, और अस्थायी किसान बनना था। मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों ने खाका तैयार करके रखा था कि संथाल यहाँ पर बसेंगे, हल चलाकर खेती करेंगे और इस यह जो जंगली भूमि है उसे खेती योग्य बनाएंगे, ठीक है। संथालों को दी गई भूमि के अनुदान पत्र में यह कहा गया था कि भूमि के 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना है। यह फार्मूला ध्यान रखिएगा, जो भी भूमि दी जाती थी उसके 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर उसे जोतना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, संथालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मतलब संथाल जो है दीकू किसे कहा करते थे? तो दीकू कहा करते थे साहूकारों को, किसानों को, शिल्पी वर्ग को या अंग्रेज सरकार को। तो संथालों का विरोध किससे था? साहूकारों से था। तो साहूकारों को दीकू कहते थे। संथाल जो है वह साहूकारों को दीकू कहते थे। दीकू शब्द संथालों द्वारा साहूकारों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो ऋण पर ऊंची ब्याज दर लगाते थे। संथाल जो होते थे गरीब होते थे, वह साहूकारों से कुछ रकम उधार लेते थे और साहूकार उस पर ऊंची दर पर टैक्स लेते थे, ठीक है, ब्याज लेते थे। कर्ज न अदा किए जाने पर उनकी जमीन भी कब्जा कर लेते थे। कौन? साहूकार। इसीलिए साहूकार को कहते थे दीकू। संथाल लोग कहते थे साहूकार को दीकू। अगला प्रश्न देखिएगा, रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। और रैयतवाड़ी मतलब इसमें किसानों का सीधे प्रत्यक्ष संबंध हो गया था ब्रिटिश सरकार से, कोई बीच का माध्यम नहीं था। अस्थायी बंदोबस्त में क्या था? बीच का माध्यम जमींदार था। मतलब अंग्रेजों और किसानों के बीच में माध्यम क्या था? जमींदार था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार का से सीधे संबंध था किसानों से, ठीक है। रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था बंबई में लागू किया गया था। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयतों के साथ तय की जाती थी, ठीक है। यह हर 30 वर्ष बाद राजस्व पुनः निर्धारित करके राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। मतलब हर 30 वर्ष पे राजस्व की दर पुनः निर्धारित करके यहाँ पर लगान बढ़ाया जाता था। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3, विकल्प डी। जो राजस्व प्रणाली बंबई दक्कन में लागू की गई थी उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयतों के साथ तय की जाती थी। इस राजस्व प्रणाली में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा दिया जाता था। रैयतों की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन लगा लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। हर 30 वर्ष बाद जमीन का सर्वेक्षण पुनः किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कारण था कि इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू हुआ? मतलब अस्थायी बंदोबस्त जो बंगाल में लागू हुआ था, बल्कि बंगाल में ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, ठीक है। तो यह प्रश्न यही कह रहा है कि क्या कारण था कि इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू होने के बाद कहीं और जगह लागू नहीं हुआ, ठीक है, क्या कारण था? तो देखिए 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई, यह पहला कारण था। 1810 के बाद क्या है? उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। और इस्तेमारी बंदोबस्त में क्या होता था? यह अस्थायी बंदोबस्त था। मतलब एक बार कोई यह हो जाता था कि अंग्रेज सरकार को इतना चाहिए, ठीक है, तो भाई अंग्रेज समझ गए
कि अब भाई अब उपज का मूल्य बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो हम अस्थायी बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं ना, इससे हमारा फायदा नहीं है। ठीक है, पैदावार लगातार बढ़ रहा है, उपज बढ़ रहा है, तो हम काहे यह कहते हैं कि भाई इतना ही दो, इससे ऊपर का ले लो। अस्थायी बंदोबस्त में ये था कि अस्थायी फार्मूला था कि हाँ इतना धान या इतना गेहूं या इतना टैक्स देना है, बस उसके बाद जमींदार अपना लूट खाएं। तो अंग्रेजों ने इस फार्मूले को समझ लिया था और 1810 के बाद उपज की बढ़ोतरी होने लगी, इसीलिए इस्तेमारी बंदोबस्त को बंद कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक, और कहीं लागू नहीं किया। बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ। समझ गए अंग्रेज, भाई तुम जितना निर्धारित है अंग्रेजों के लिए, जमींदार उतना दे देते थे, उसके बाद खूब लूटते थे किसानों से। ठीक है, तो जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ, जिससे अंग्रेजों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। धीरे धीरे भूमि व्यवस्था भी सुधरी, उपज तो बढ़ गई, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को वही राशि मिली जो पहले तय थी। ठीक है, इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह भी हुए और जमींदारों के द्वारा बार बार लूटा जाता था। एक निर्धारित रकम देने के बाद अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा जमींदारों द्वारा किसानों को लूटा जाता था। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे कृषि विद्रोह भी हुए। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से अस्थायी बंदोबस्त फिर कहीं और लागू नहीं हुआ। 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, मतलब विकल्प ए। इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू हुआ, जिसका कारण यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी से इजाफा हुआ। चूंकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के साथ तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त लागू किए गए। इस व्यवस्था के तहत व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत के उदाहरण नहीं मिलते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। देखिए एक बात आपको बता दूं, ये आपका गलत है, हाँ ये आपका सही नहीं। व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बंगाल में किसी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपका गलत है। कौन सही है? तो 1 और 2 आपका सही है, वही विकल्प ए आपका सही है, 1 और 2। डी हमने कहा 1 और डी सही है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है, पूरा मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा केवल 799 रुपये में, अगर आप नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो। ठीक है, और कंप्लीट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का कोर्स चाहते हैं तो 1499 रुपये लगेगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं।